हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि जो वाक्य है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। हम हमेशा आपको दो फैक्टर बताते हैं, एक तो फिजिकल यानी वाक्य में ऐसा क्या देखा जाए, क्या ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट यानी भाव के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो हमें ये इशारा करते हैं, जो हमें ये जानकारी देते हैं कि वो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे पढ़ना, मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्य में, वो सभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। राइट, मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इन वाक्यों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें जो सूचना होती है, जानकारी होती है, वो ये होती है कि भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का भाव पाया जाता है। भविष्य में कोई एक्शन क्या है? जारी है, वो प्रोग्रेशन में है। जैसे आप यहां ये वाक्य देख सकते हैं, केशव अखबार पढ़ रहा होगा। तो अखबार पढ़ने का जो कार्य है वो जारी है, लेकिन फ्यूचर। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां हमने इस वाक्य में सबसे पहले क्या किया, यही आपको करना है। जब भी कभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए जो हमारा है कि आप सब्जेक्ट देखें। आपके वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस क्लास में उनके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे वाक्य में कुछ काम कर रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो वो कौन कर रहा है? केशव। कौन पढ़ रहा है? अखबार, केशव। तो ये सब्जेक्ट है। या फिर सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। ये दो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है या जो हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है यानी एक्शन कर रहा है। तो केशव पढ़ने का जो एक्शन कर रहा है किस चीज के साथ कर रहा है? अखबार के साथ। तो जिसके साथ एक्शन हो रहा होता है, वर्ब को हम एक्शन भी कह सकते हैं, और एक्शन को ही ग्रामर में हम वर्ब कहते हैं। तो जिस चीज के साथ एक्शन हो रहा होता है सब्जेक्ट का, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। राइट। वर्ब यानी एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ कर रहा होता है वो क्या होता है? एक्शन यानी कि वर्ब। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट करते रहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते रहते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं होते कि ये है क्या। हम कैसे पता लगाएं कि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सारी चीजें अगर बेसिक चीजें पता ना हो तो आगे के जो एडवांस चैप्टर्स होते हैं वहां पे ये चीजें हमें परेशान कर सकती हैं और उन चैप्टर्स को समझना मुश्किल हो जाएगा। राइट। यहां ये चीज भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि आपका जो हिंदी वाक्य है, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट, उसके पीछे रूल्स वही काम करते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। सेंटेंस बड़ा कैसे हो जाता है? सब्जेक्ट यहां पे वन वर्ड में दे रखा है, इसमें बहुत सारे शब्द भी आ सकते हैं सब्जेक्ट में, जैसे मेरी क्लास के सभी विद्यार्थी। मेरी क्लास के सभी विद्यार्थी, तो देखिए ये 5 शब्दों का तो सब्जेक्ट ही हो गया, और यहां पे पूरे वाक्य में 5 शब्द हैं। तो हम इस तरीके से सेंटेंस काफी लंबा भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लॉन्ग सेंटेंस से डर जाते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो सेंटेंस लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपको इंग्लिश बनाते समय रूल्स वही फॉलो करने होते हैं। मेन चीज क्या है? आपकी बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और जहां हमें डाउट्स हैं वो हमें पूछना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पूछते नहीं है और वो चीजें आगे चल के फिर हमें परेशान करती हैं। अब देखिए इसकी हमने इंग्लिश कैसे बनाई। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया। ड्राइविंग सीट पर हम किसे बिठाते हैं? सब्जेक्ट को। केशव विल बी रीडिंग। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमारे इस इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो हम सिर्फ रीडिंग नहीं बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मेन वर्ब को ही बताते हैं। अगर पूछा जाए सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो वर्ब ये पूरा क्लस्टर है। विल बी रीडिंग आप ये बोलोगे, मान लीजिए टीचर ने ये सेंटेंस बोला, केशव विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बताओ स्टूडेंट्स इसमें वर्ब क्या है? आपको सिर्फ रीडिंग नहीं बताना,
आपको सिर्फ बी नहीं बताना, आपको सिर्फ विल नहीं बताना, आपको ये पूरा बोलना होगा विल बी रीडिंग। तो इस सेंटेंस में ये जो पूरी यूनिट है विल बी रीडिंग, ये क्या है? वर्ब। इसी तरीके से जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है अ न्यूज़पेपर, इसमें भी हम लॉन्ग करना है सेंटेंस तो कुछ और वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केशव विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड मैनी बुक्स। तो हम इसको सेंटेंस को काफी लॉन्ग कर सकते हैं। तो सेंटेंस का लॉन्ग होना या शॉर्ट होना उसके रूल्स जो हैं बनाने के, उनको प्रभावित नहीं करता। रूल्स वही रहते हैं, आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है, स्ट्रक्चर्स वही रहते हैं, आपको बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। और जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें, राइट। अब देखिए इसमें जो वर्ब्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, वो क्या होती है? इसमें पूरे फ्यूचर के अंदर आपको ये दो ही हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगी, विल और शैल। और ये रूल भी पूरे फ्यूचर में चलता है, चाहे इंडेफिनिट हो फ्यूचर, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये रूल कॉमन है। कौन सा? कि आई एंड वी के साथ आपको क्या लेना होता है? शैल, आई एंड वी के साथ। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी अदर्स का मतलब है बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आई और वी को छोड़कर सबके साथ क्या लेना है? विल। ओके। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं हम? जिसमें आईएनजी आप लगाते हो, जैसे राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ये सब फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, राइट। तो आपको अब हेल्पिंग वर्ब की भी जानकारी हुई, मेन वर्ब क्लियर हो गई कौन सी आती हैं। आपने ये एग्जांपल सेंटेंस भी देखा, केशव अखबार पढ़ रहा होगा, मोहन गाना गा रहा होगा, पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, माताजी खाना पका रही होंगी, मेरी छोटी बहन मुझे बुला रही होगी। ऐसे जितने भी वाक्य हैं ये सभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स को समझने से आपको बहुत आसानी से पता लगता है कि अब मुझे कौन सा वर्ड लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं कि जो उन्होंने शब्द लिखा है वो आना तो चाहिए सेंटेंस में इंग्लिश में, लेकिन उसकी पोजीशन गलत होती है। तो इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर आपके सेंटेंस में वर्ड्स की जो पोजीशन है यानी शब्दों का जो स्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई शब्द सही स्थान पर लिखेंगे तो आपका वाक्य यानी सेंटेंस राइट माना जाएगा। अगर आपने रॉन्ग पोजीशन में गलत स्थान पर शब्द को लिख दिया तो आपकी जो इंग्लिश आपने बनाई है वो रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रक्चर आपको ये बताते हैं कि कौन सा शब्द पहले लेना है, कौन सा बाद में। तो देखिए यहां पे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए आप देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव्स। अफर्मेटिव में कैसे वाक्य आते हैं? जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता, और नहीं, कभी नहीं, ऐसे शब्द नहीं होते। राहुल खाना खा रहा होगा, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, सर मेरा होमवर्क चेक कर रहे होंगे, तुम मुझे बुला रहे होगे, मैं गाना सुन रहा हूंगा, हम एक मूवी देख रहे होंगे, पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। ये जो वाक्य हैं ये सभी क्या हैं? अफर्मेटिव। ऐसे वाक्यों को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मान लीजिए वाक्य है मेरी बहन खाना पका रही होगी, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन, माय सिस्टर, और माय सिस्टर के साथ आपको क्या लेना है? विल बी कुकिंग द फूड। अब नेगेटिव देखिए, जिसमें नहीं, कभी नहीं, ऐसे शब्द आएंगे। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूंगा, राहुल मुझे नहीं बुला रहा होगा, सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे रहे होंगे, राहुल गांधी सच नहीं बोल रहा होगा। ये सारे स्टेटमेंट किस में है? नेगेटिव में। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? राहुल गांधी सच नहीं बोल रहा होगा, मान लीजिए ये वाक्य है, तो राहुल गांधी विल
नॉट बी स्पीकिंग द ट्रुथ। तो आप देख सकते हैं रूट स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में कि हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म से पहले क्या लेना होता है, बी। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। जिन स्टूडेंट्स को वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी नहीं है तो वो हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑल इन वन उसको विजिट करें, उसमें देखें, आपको वर्ब पर भी कई लेसन मिलेंगे जिनमें हमें वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, खासतौर पर ऑल इन वन जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोज एक साथ मिलते हैं। तो वहां पे आप ये वर्ब वाला चैप्टर अपना जरूर क्लियर करें, उससे आपको जो टॉपिक चल रहा है इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। राइट, तो देखिए मान लीजिए हमने ये एक और सेंटेंस लिया, पिताजी मुझे नहीं बुला रहे होंगे, तो फादर विल नॉट बी कॉलिंग मी। राइट, तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं जो नेगेटिव होंगे। अब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। यहां पे हम आपको सभी टॉपिक्स में 4 तरह के इंटरोगेटिव पढ़ाते हैं जिनको हम इस तरीके से बोलते हैं I1, I1N, I2, I2N। I1 का मतलब होता है जो क्या से शुरू होते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे? क्या पिताजी रामायण पढ़ रहे होंगे? क्या आपकी बहन खाना खा रही होगी? क्या नरेंद्र मोदी संसद में भाषण दे रहे होंगे? ऐसे वाक्य I1 में आएंगे। अब मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं हम, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप खाना खा रहे होंगे, विल यू बी ईटिंग द फूड। क्या मैं मूवी देख रहा हूंगा, तो अब विल नहीं आएगा, शैल आई बी वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि आई एंड बी के साथ क्या लेना है आपको, शैल। और ये जो सिंबल हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला है ना, ये जो सिंबल आप देख रहे हो विल और शैल के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश। राइट, तो इसको स्लैश बोलते हैं। स्लैश का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। अब देखिए I1N यानी क्या भी और नहीं भी। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा होगा, है ना, तो विल मोहन नॉट बी ईटिंग द फूड। तो ये बहुत सिंपल है। मोहन खाना खा रहा होगा तो क्या आएगा, फिर हमें अफर्मेटिव में जाना पड़ेगा, मोहन विल बी ईटिंग द फूड। यानी अगर आप कंपैरिजन करें, तुलना करें अफर्मेटिव की I1 के साथ, तो आप ध्यान दीजिए आप क्या पाएंगे, यहां पे सब्जेक्ट पहले और विल सेल बाद में, और I1 में क्या है, विल सेल पहले सब्जेक्ट बाद में। केवल इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन चेंज हो रही है, और उसी से हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य अफर्मेटिव से किस में आ जाता है, इंटरोगेटिव में। और नेगेटिव में क्या करते हैं हम, जो मेन वर्ब होती है उससे पहले नॉट लगा देते हैं, तो हमारा वाक्य क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो I1N का मतलब क्या है, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आए स्टार्टिंग में, क्या और नहीं भी आए। अब हम बात करते हैं I2 कौन से वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन मिडिल में। मोहन दिल्ली क्यों जा रहा होगा, राहुल अखबार क्यों पढ़ रहा होगा, पिताजी तुम्हें कैसे पढ़ा रहे होंगे, सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, आप कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये सारे वाक्य किसमें है, I2 में। QW का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। मान लीजिए वाक्य है, आप कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होंगे, तो विच। अब विच के साथ ना उसका सब्जेक्ट साथ ही आता है उसका, यानी कौन सा उपन्यास, ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल विच लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ आते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको समझाते हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक तो हाउ मेनी, जब कभी आपके वाक्य में हाउ मेनी आएगा, हाउ मेनी कब आएगा, जब कितने, ऐसा सब कुछ आ रहा होगा,
जैसे कितने विद्यार्थी, ओके, या हाउ मच। जब कभी आपके इंग्लिश सेंटेंस में हाउ मच यानी हिंदी वाक्य में कितना आएगा, यानी कितना दूध, या जब कभी आपके हिंदी वाक्य में आएगा कौन सा या कौन सी, और इंग्लिश में विच। तो जब आपके हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी ऐसा कुछ शब्द आएगा तो कौन सी के बाद जो कुछ भी दे रखा होगा हिंदी वाक्य में वो साथ आएगा। कौन सी किताब, ओके। कितने पेन तो हाउ मेनी पेन्स, कितना दूध तो हाउ मच मिल्क। तो इसके साथ ही हमें देखना पड़ता है तो कौन सी किताब आ रहा है मान लीजिए हमारे हिंदी वाक्य में, तो विच बुक एक साथ लेना है हमें। कितना दूध हाउ मच मिल्क, कितने पेन हाउ मेनी पेन्स। तो ये क्वेश्चन वर्ड की पोजीशन में ही लिखना है आपको, हाउ मेनी पेन्स या हाउ मच मिल्क या फिर विच बुक। बाकी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सिंगल आते हैं, लेकिन इसमें इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो साथ आते हैं। यानी हाउ मच किसके लिए यूज हो रहा है, मिल्क के लिए, तो मिल्क किसके तुरंत बाद आएगा। विच किसके लिए यूज हो रहा है, बुक के लिए, तो बुक विच के तुरंत बाद आएगा, बीच में कोई और शब्द नहीं आएगा। हाउ मेनी पेन्स के लिए आ रहा है तो हाउ मेनी के तुरंत बाद पेन्स आएगा। तो जहां हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं वहां ये पूरा सेट आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आप कितने पेन खरीद रहे होगे, ये वाक्य होता है मान लीजिए, तो हाउ मेनी पेन्स विल यू बी बाइंग। आप कितना दूध पी रहे होंगे, हाउ मच, हाउ मेनी नहीं। हाउ मेनी कहां आता है, जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, जैसे पेन आप गिन सकते हैं, तो वहां पे हमने क्या लिया, कितने पेन के लिए हाउ मेनी पेन्स। लेकिन यहां पे कितना दूध, दूध गिना नहीं जा सकता, फ्लूइड है, लिक्विड है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, हाउ मच। आप कितना दूध पी रहे होंगे, हाउ मच मिल्क विल यू बी ड्रिंकिंग, ओके। तो ये हाउ मेनी, हाउ मच और विच, इसमें सावधान रहें, ये अपने ऑब्जेक्ट को तुरंत बाद लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहां पे हाउ मच मिल्क है, ना कि सिर्फ हाउ मच, राइट। अब यहां आई टू एन को देखते हैं। आई टू एन कौन से वाक्य होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आता है और नहीं भी आता है, लेकिन मिडिल में। आप कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे, विच नोवेल विल यू नॉट बी रीडिंग, विच नोवेल विल यू नॉट बी रीडिंग। यहां मान लीजिए हम लेते तो क्या होता है वाक्य, आप कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होंगे, विच नोवेल विल यू बी रीडिंग। और इसी वाक्य को अगर इसमें लेंगे तो हम बस नहीं लगा देंगे, आप कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। यहां पे क्या था, आप कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होंगे। तो जब यहां पे आएंगे हम तो विच नोवेल विल यू, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे, बाकी सबको सेम। तो हम एक ही वाक्य को अगर अलग अलग मोड में लेते हैं तो उसमें जो बदलाव आते हैं उनको हमें जरूर समझना चाहिए, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। अफर्मेटिव में क्या होगा, आप उपन्यास पढ़ रहे होंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यही वाक्य, आप उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। I1 में यही वाक्य क्या हो जाएगा, क्या आप उपन्यास पढ़ रहे होंगे। I1N में इसी वाक्य को कैसे लिया जाएगा, क्या आप उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। और I2 में इसी वाक्य को हम कैसे ले सकते हैं, आप कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होंगे। I2N में हम कैसे ले सकते हैं, आप कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। तो एक ही वाक्य को अगर हम रोटेट करके देखते हैं अलग अलग मोड्स में, तो हमें बहुत सहजता से ये एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि मोड चेंज होने पर क्या चीज चेंज होती है और क्या चेंज नहीं होती है। तो कभी कभी आप अपनी एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में एक सिंगल सेंटेंस को हिंदी में 6 टाइप से लिख के देखा करें और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखा करें, उसको इंग्लिश में बना के देखा करें, तो आपको जो बेसिक रूल्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप एक ही सेंटेंस को सभी फॉर्मेट में, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसमें बना के देखा करें इंग्लिश में, फिर आप अलग अलग तरीके के हिंदी वाक्यों की प्रैक्टिस किया करें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। तो ये टॉपिक और ज्यादा सिंपल तरीके से और डीपली आपको समझ में आएगा।
अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अपना कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब जरूर देंगे और हो सकता है आने वाले वीडियो में हम उस पर कोई चैप्टर ही दे दें आपको, और आपकी वो क्वेरी जो आपकी किसी बुक से क्लियर नहीं हो पा रही है वो क्लियर हो जाए। ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको स्कूल में क्लियर नहीं हो पा रहा है या आपकी बुक में सही से नहीं दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो लेसन ऑन डिमांड दे सकते हैं। राइट, तो ये वीडियो आपको लाइक करना है, और जब तक हम अगली क्लास अपलोड करें आपको इस क्लास की प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।